अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सीरीज़ में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे है उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं जो जब फॉर्म हो गए तो फिर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा इसमें आपने इन तमाम हेडिंग्स को इलेबोरेट करना है। ये हेडिंग्स देखने में ज़्यादा है लेकिन इसको जब हम इलेबोरेट करेंगे तो बहुत माइनर सारे, बहुत ईजी सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इसको देखें तो इन सबको अटेम्प्ट करने से पहले, इन सबको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने पास्ट पेपर्स पे कि पास्ट पेपर्स में इनके ऊपर कैसे सवाल किया गया है। 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में जस्ट एग्जामिनर ने इतना पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट को बताने में जो असेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में बताए गए हैं उनको आप इलेबोरेट करें कि सेक्शन 10 की उसने पूरी फ्रेज जो आपकी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर जो सेक्शन है वो पूरा लिखा और उसने कहा कि आप उसके एसेंशियल्स बताएं जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, उनको एलैबोरेट करें। उसके बाद 2019 के एनुअल में एक फ्रेज आती है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट से बताए, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस फ्रेज को जस्ट उसने पूछा कि आप इसको इलेबोरेट करें विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में, इन तमाम सालों के एग्जाम में मुसलसल सिर्फ एग्जामिनर ने इतना ही पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इलेबोरेटिंग एसेंशियल्स हैं उनको आप इलेबोरेट करें कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में कौन कौन से एसेंशियल्स आते हैं उसको एक्सप्लेन करें। तो ये आपके कुछ पास्ट पेपर से इनमें चीज़ें जो आएंगी वो हम उन तमाम चीज़ों में डिस्कस करेंगे। लास्ट में फिर हम इसी पोर्शन पे आ जाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। अगर आप एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तैयार नहीं करते तो आप समझें कि आपने पेपर को बिल्कुल बेस पॉइंट से तैयार नहीं किया। आप इस सवाल के बगैर पेपर को मुकम्मल नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन तमाम हेडिंग्स को आपने इलेबोरेट करना है। हेडिंग्स में आप देखें सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने कोई भी जो आपका टॉपिक है जिसको एग्जामिनर ने पूछा है, जो आपका सवाल है जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं, आपने सिंपली उसको इलेबोरेट करना है, उसको डिफाइन करना है कि वो चीज़ें क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपने सिंपली बताना है कि वो तमाम एग्रीमेंट्स जिनको लॉ एनफोर्स कर सकता है, यानी कि ऑल एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल एट लॉ आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। बाकी आप थोड़ा बहुत बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में आपकी प्रेजेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, आपकी पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप वो बनाएं, उनका कॉन्सेंसस हो, दोनों चीज़ें, दोनों जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी से दोनों उस पर मुत्तफिका राय रखें, फिर आपका कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कॉन्सिडरेशन हो। बाकी चीज़ें आपने इन्हीं में से थोड़ी बहुत इलेबोरेट करके जो आपने आगे डिटेल में बतानी है आप थोड़ा बहुत उसका व्यू एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। मेन जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखनी है वो आपने ये लिखना है कि ऑल एग्रीमेंट्स, कि वो तमाम एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सिएबल एट लॉ है, एनफोर्सिएबल एट लॉ, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब इसमें आप देखिए सारे एग्रीमेंट्स जिसको लॉ एनफोर्स कर सकता है, जिसकी अगर ब्रीचमेंट होगी तो आप कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आपने लाइन लिखनी है, उसके बाद आपने थोड़ी बहुत यहाँ से फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। वो पूरा सवाल आप करेंगे तो आपका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आता है रेलिवेंट प्रोविजन। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक है रेलिवेंट प्रोविजन, एक है क्रॉस रेफरेंस। तो दोनों में क्या डिफर है? रेलिवेंट प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जिस कानून को आप पढ़ रहे हैं उसी में से कोई शिक निकालकर, उसी कानून में से कोई आर्टिकल निकालकर, कोई सेक्शन निकालकर आप उसका यहाँ पर जिक्र करें, उसको हम रेलिवेंट प्रोविजन कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा किसका है? 1872 में आया था ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने सेक्शंस हैं उन सेक्शन में से अगर किसी एक सेक्शन का मैं यहाँ हवाला दूंगी तो उसे हम रेलिवेंट प्रोविजन कहते हैं। और अगर मैं इस कानून से मिलता जुलता कोई लिंक करता, कोई रिलेटेड किसी और इनेक्टेड कानून में से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ किताबें, किसी एक किताब में से मैं कोई सेक्शन निकाल के इसे लिंक करती हूँ कि ये भी उससे रिलेट करता है, उसे हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। यानी कि हम क्रॉस में कोई लिंक चीज़ बताते हैं, रिलेट करते हैं, वो क्रॉस रेफरेंस में आएगी। तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो रेलिवेंट प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें आपका आता है सेक्शन 2 सब क्लॉज एज, जो कि सिंपली आपको डिफाइन करके बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अपने लॉ में 1872 वाले लॉ में जो सेक्शन है 2, उसकी जो सब क्लास है एज, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है और वो यही कहती है कि सारे एग्रीमेंट्स
जो कि लॉ एनफोर्स कर सकता है, विच आर एनफोर्सिएबल एट लॉ, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके साथ एक चीज आती है, सेक्शन 10 आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सेक्शन 10 ये चीज बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। उसमें वो कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स, इधर मैं लिख देती हूँ, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ दे आर मेड, अगर वो बनाए गए हैं, बाय दी, अब यहाँ पर एसेंशियल्स आ रहे हैं, उसने कहा है सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? इफ दे आर मेड बाय दी, अगर वो बनाए गए हैं किन किन चीजों से? नंबर 1, इफ दे आर मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट से, उनकी फ्री विल से, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया गया, अपनी फ्री विल से वो एग्रीमेंट में दाखिल हुए हैं। फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, कौन सी पार्टीज? जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो कैपेसिटी रखती हैं, जो कैपेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो सके, उनका दिमाग काम करता है, अक्ल शऊर रखते हैं, जी शऊर है, वो कॉम्पिटेंट है, साउंड माइंडेड है, अनसाउंड नहीं है, पागल नहीं है, या वो कॉन्विक्ट नहीं है, उनको कोई कैद नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई, वो उसे हम कैपेसिटी को ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे। फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि आपका जो बदल है वो भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं और आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप मुझे ये जमीन दें तो उसके बदले में मैं आपको फलां बंदे का मर्डर करके दे दूंगी। नो, ये कंसिडरेशन इलीगल हो जाएगी। आपकी कंसिडरेशन लॉफुल होगी तो फिर ही कोर्ट जो है आपका वो एग्रीमेंट, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाएगी। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? आप जिसके ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हैं वो भी चीज लॉफुल होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। इलीगल से मुराद हम दोनों शराब पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, शराब की सेल परचेज पे, तो वो टोटली इलीगल है, उसके ऊपर आपको कोर्ट कोई भी कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट। नंबर 5 आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कि कानून उसे वॉइड डिक्लेयर ना करे। वॉइड हमने पहले भी पढ़ा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से ही इलीगल होते हैं, जिनको फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपकी सोसाइटी, आपका जो गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट जो है, आपके पीपल जो है, आपकी पार्टीज जो है, लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसकी आप इम्पॉसिबल इवेंट पे हो सकते हैं, या फिर वो आपके ऐसे जो किसी की शादी में रुकावट बनने वाले एग्रीमेंट्स हैं, किसी को तजारत से रोकने वाले एग्रीमेंट्स हैं, वो जो पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचाए, उन तमाम को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, जो सिरे से ही गलत होते हैं, जिन्हें सिरे से ही कोई बेस पॉइंट नहीं मिलती। तो ये आपके बेसिकली अगर हम स्टैट्यूट की बात करें, यानी कि हम जब लॉ की बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन बताया गया है, तो उस सेक्शन के मुताबिक ये चीजें बताई गई है। सेक्शन 10 क्या कहता है? सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टी से बने हैं, ऐसी पार्टीज जो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन पे बने हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट पे बने हैं, और जिन्हें कानून ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। अगर ये तमाम एसेंशियल्स पूरे होंगे तो फिर हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ इसको इन्फोर्स कर सकता है। एक चीज आपने और याद रखनी है कि आपने जब भी रेलिवेंट प्रोविजन में सेक्शन लिखना है तो आपने ये सारी बेयर रीडिंग नहीं लिखनी। रेलिवेंट प्रोविजन में जस्ट हम सेक्शन का हवाला देते हैं, उसमें हम टोटली बेयर रीडिंग या टोटली स्टैट्यूट नहीं लिखते। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, हमने बाद में इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें से हम बाद में एलैबोरेट करते रहेंगे। आपने जस्ट इतना लिखना है कि रेलिवेंट प्रोविजन में सेक्शन 2 सब क्लास H और सेक्शन 10 आगे लिखना है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जस्ट। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या है कि इसके अलावा किसी और कानून में इससे रिलेटेड कोई चीज हो तो इसमें आप देखिए क्रॉस रेफरेंस में आपका आता है सेक्शन है 17 किसका? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। 19 रजिस्ट्रेशन एक्ट वो है जो कि आपको बताता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर करवा सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाके कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना है, जो आपका नोटरी पब्लिक होता है उसके पास जाके कैसे डॉक्यूमेंट का अटेस्ट करवाना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, क्या कंडीशंस को फुल करना है, किन बेसिस पे आप किस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवा सकते, कितने पीरियड में करवा सकते हैं, कितनी फीस होगी, कौन करेगा,
कौन नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में होती है 1908 के। तो उस रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो आपका इस जो सवाल है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इससे डील करता है। अब वो कैसे डील करता है वो हम बाद में एलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा इसी ही एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसी में ही आपके कुछ सेक्शंस और भी आते हैं जो कि इस सवाल से रिलेट करते हैं, लेकिन चूंकि वो डायरेक्टली हिट नहीं करते इसलिए हमने रेलिवेंट प्रोविजन में नहीं लिखे, हमने क्रॉस में लिखे हैं। उसमें आपका आ जाता है सेक्शन 11 जो कि आपकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। इधर हमने कहा ना कि लॉ कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सेक्शन 11 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वो कैपेसिटी की बात करती है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी। सेक्शन 11 आपने लिखना है। उसके बाद आपका सेक्शन 14 है, हमने यहाँ पर कहा कि फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। अब फ्री कॉन्सेंट से क्या मुराद है ये हम सेक्शन 14 में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका सेक्शन 23 है जो लॉफुल कॉन्सिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करता है। उसके बाद आपका सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है जो कि आपके वॉइड एग्रीमेंट्स या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। तो इन तमाम एसेंशियल्स को जब हम देखते हैं हमें क्रॉस रेफरेंस में इन सेक्शंस के नाम लिख देने हैं। सिंपल आपने कहना है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसके बाद सेक्शन 11, 14, 23 और 24 से लेकर 30 तक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास मीनिंग। आपने याद ये चीज़ें आपने समझी नहीं है कि आपने कोई भी सवाल करना है किसी भी सब्जेक्ट का है एलएलबी में पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने अच्छे मार्क्स लेने के लिए यूजुअली आपने टॉप करने के लिए किसी भी सवाल की स्टार्टिंग में उसकी मीनिंग और उसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। मीनिंग में हमारे पास आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ का मीनिंग, ODL ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ। मीनिंग में यूजुअली आपका ब्लैक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोई भी एडिशन आप ले लें, चाहे तो आप 9th लें चाहे 11th लें, जो भी, या फिर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ का मीनिंग लिखते हैं। तो मीनिंग में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कैसे डिफाइन करती है चीज़ों को? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, वो कहती है अ लीगली यानी लॉफुली बाइंडिंग एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करके कहती है कि वो एग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल इसके साथ रिलेट करती है, ऑल एग्रीमेंट्स व्हिच आर एनफोर्सड, बस उसने वर्डिंग थोड़ी सारी चेंज कर दी और डिक्शनरी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दिया। आपने इसने लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। डेफिनेशन में आप सेलमेंट की डेफिनेशन लिखें। इसके अलावा भी बहुत सारे जूरिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं। सेलमेंट ये कहता है कि हर वो एग्रीमेंट जिसको लॉ ने एनफोर्स किया जो कि एबल है टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें भी चीजें सेम ही हैं। सेलमेंट के बाद हम आते हैं अपनी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पे। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में आपने सिंपल ये बताना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद आपने नीचे लिखना है ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये आपने सारी यहाँ पे लिख देनी है। सिर्फ आपने अभी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में सेक्शन को इलैबोरेट करना है, उसके बाद एक एक चीज करके आपने उसको बस एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप देखिए उसने सवाल में ही ये चीजें, आप लोग मेरी चीजें समझ रहे हैं। अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे। उसने सवाल ही आपसे ये किया कि आप एसेंशियल्स बताएं ना कॉन्ट्रैक्ट के। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रेलिवेंट प्रोविजन में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहाँ डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट को और एसेंशियल्स क्या बताए गए हैं। उसके बाद उसने क्रॉस रेफरेंस में कहा कि आप क्रॉस रेफरेंस में बताएं, इसमें जो लिंक करते हैं आपको बाकी सेक्शन उनको एलैबोरेट किया। मीनिंग में आपने बताया कि डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है। डेफिनेशन में आपने बताया कि जूरिस्ट कैसे डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद आपने स्टैट्यूटरी डेफिनेशन बताई जो कि टोटली हिट करती है आपके क्वेश्चन को कि एसेंशियल्स हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताए गए। तो उसमें आपने सिंपली आपकी बेयर आपने जो सेक्शन है ये आपने लिखना है सिंपल ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जो एलैबोरेट किया। उसके बाद आपने इन्हीं चीजों को बाकी सारे पेजेस पे इलैबोरेट कर देना है। फ्री कॉन्सेंट को डिटेल में बताना है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, क्योंकि उसने एसेंशियल्स पूछे। एसेंशियल्स में पहली चीज है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट से भी पहली चीज है एग्रीमेंट। आपने पहले एग्रीमेंट को डिफाइन करना है, फिर आपने बताना है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है, फिर आपने बताना है फ्री कॉन्सेंट क्या है, इसको इन डिटेल आपने बताना है, 2-3 पेजेस पे ही जा सकता है। फिर आपने कॉम्पिटेंसी को बताना है, आपने लॉफुल कंसिडरेशन को बताना है, आपने लॉफुल ऑब्जेक्ट को बताना है, आपने वॉइड एग्रीमेंट्स को बताना है।
इन सब को जब आपने इलेबोरेट करना है और फिर जब आपने कंक्लूजन करना है तो कोई एग्जामिनर आपको 15, 16 या 17 नंबर से कम मार्क्स नहीं देगा, ये गारंटीड है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखिए फ्रेज की बात करें। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि पास पेपर में 2019 का एनुअल एग्जाम था, उसमें फ्रेज पूछी गई थी। और फ्रेज क्या थी? फ्रेज में क्या कहा था? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेज क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है? चीजें वही हैं, देखे बस। देखिए उसने कहा सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ये हमें भी पता है क्योंकि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब एग्रीमेंट को लॉ की एनफोर्समेंट मिलती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आगे उसने कहा सारे एग्रीमेंट्स को लॉ की एनफोर्समेंट नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट को लॉ की एनफोर्समेंट मिलेगी, लॉ उसे एनफोर्स कर सकता है, साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट्स को लॉ एनफोर्स करे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्रीमेंट है, एक सिंपल आपने वादा किया है, उसमें आपका लॉ शामिल हो गया, लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो गई है। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो इज इक्वल आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट। अब अंडरस्टूड सी बात है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट की स्टेज से होके आए हैं, तो ये चीज जस्टिफाइड हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारे एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सारे एग्रीमेंट्स को ही लॉ की एनफोर्समेंट मिले? तो ये बात भी जस्टिफाइड हो गई कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ वही वाले हैं जिनको लॉ की एनफोर्समेंट मिलेगी। और लॉ की एनफोर्समेंट किन एग्रीमेंट्स को मिलेगी? जो ये वाले एसेंशियल्स को पूरा करेंगे, जिनमें फ्री कॉन्सेंट होगी, जिनमें पार्टीज की कॉम्पिटेंसी होगी, जो लॉफुल कॉन्सिडरेशन पर होंगे, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट पे होंगे, जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया होगा। ये एसेंशियल्स कोई भी एग्रीमेंट जब पूरा करेगा तो उसे लॉ एनफोर्सिबिलिटी मिल जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में ये फ्रेज आए, पहले आप फ्रेज को लिखें, फिर उसको ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करके ये इक्वेशन लिखें, इक्वेशन लिखने के बाद नीचे स्टेटमेंट लिखें कि एग्रीमेंट को जब ये तमाम एसेंशियल्स पूरे करेंगे एग्रीमेंट, उसको फिर लॉ की एनफोर्समेंट मिलेगी और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर आपने दोबारा इनको इलैबोरेट करना है, जिस तरह हमने पहले सवाल पढ़ते आ रहे हैं, आपने उसी तरीके से बताना फ्री कॉन्सेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉन्सिडरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वॉइड क्या है, और लास्ट पे आकर आपने कंक्लूजन कर देना है कि हेंस प्रूव्ड कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है क्योंकि उसको लॉ की एनफोर्समेंट मिली है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि वो ये सब चीजों को पूरा करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो ये फ्रेज वाला क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। चीजें वही है, बस थोड़ी सारी आगे पीछे करनी है, स्मार्ट वर्क से स्मार्ट माइंड के साथ आपने काम करना है। अब हम आगे आते हैं इलैबोरेट करने पे। अब आते हैं एसेंशियल्स की बात करते हैं। एसेंशियल्स में अभी जहां तक मेरा और मैं 100% श्योर कि आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी, जो चीजें नहीं आई वो हम अब इलैबोरेट कर देंगे। अब एसेंशियल्स में सबसे जो बेस पॉइंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में, वो आपकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। ऑफर होता है प्रपोजल देना। मैं आपको कहती हूँ आप ये मेरा मार्कर ले लें, ये मैं ऑफर कर रही हूँ, आप ये मेरा मार्कर ले लें, 10 रुपए में ले लें, ये मैं एक ऑफर कर रही हूँ। उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस। आप कहेंगे ठीक है मैं ये 10 रुपए में ले लेता हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इसे कबूल कर रहे हैं। ये आपका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट एसेंशियल या आपका फर्स्ट प्री रेक्विजिट, ये वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि बाद एग्जाम्स ने कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के प्री रेक्विजिट लिखें, तो इससे मुराद भी एसेंशियल्स ही है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे बेस पॉइंट। हमें कुछ नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, जैसे ही एक ऑफर आई है मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीढ़ी में चढ़ गई हूँ। उसके बाद आता है आपका कंसेंसस एड आइटम। ये एक लैटिन फ्रेज है, ये क्या है? एक लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब क्या है? मुत्तफिका राय, यानी कि आपकी दोनों पार्टीज का किसी चीज के ऊपर कंसेंसस हो जाना, मिलाप हो जाना, दोनों बार किसी चीज पर मुत्तफिक हो गए हैं, दोनों पार्टी को चीजें
चीज़ें मान ली हैं, दोनों चीज़ दोनों पार्टीज उसके ऊपर राजी हो गई हैं, उसे हम कॉन्सेंसस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल इसी को लेकर चलते हैं, मैंने कहा 10 रुपये में मेरा मार्कर ले ले, आपने कहा ठीक है मैं 10 रुपये में ले लेता हूँ। चीज़ एक ही है, हम दोनों की जो राय है, हम दोनों का दिमाग, हम दोनों का एग्रीमेंट इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया कि ठीक है ये मार्कर ही हम बेचेंगे, सेल परचेज करेंगे और 10 रुपये में ही करेंगे, इसे हम कॉन्सेंसस कहते हैं। कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं बनता जब आपकी दोनों पार्टीज के कॉन्सेंसस ना हो। अगर मैं कहूँ 10 रुपये में देना, आपके मैंने 5 रुपये में देना, हमारा एग्रीमेंट तो कभी भी नहीं चल सकेगा, कानून उसको मानेगा नहीं, क्योंकि हम दोनों की राय मिलती नहीं है। जैसे ही राय मिलेगी फिर आपका दूसरी सीढ़ी आप स्टेप चढ़े। उसके बाद नंबर 3 आता है लीगल रिलेशनशिप। आपको जो सिलेबस वाली वीडियो थी उसमें मैंने एलैबोरेट किया था कि 3 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं वॉइड, जो सिरे से ही कानून उनको नहीं मानता कि ये नहीं है, ये बिला वजह बनाए गए, इनकी कोई बेस पॉइंट नहीं है। कुछ होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ एनफोर्स कर सकता है, और कुछ होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इधर बात वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की हो रही है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज पे डिपेंड करते हैं, आइदर वो इन्फोर्स करवाना चाहे या वो इन्फोर्स ना करवाना चाहे, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग पॉइंट नहीं आता। तो लीगल रिलेशनशिप ये है कि जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है, जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को लॉ की इन्फोर्समेंट दिलानी है, तो आपको चाहिए कि आप अपने स्टाम्प पेपर में, आप अपने एग्रीमेंट में, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन करें कि अगर कल को कोई बंदा या कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करेगा, अपनी बात से फिरेगा, तो मैं उसे कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा। इसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। लीगल से मुराद है लॉ, रिलेशन, लॉ का रिलेशन अंदर लेके आना कि मैं और तुम तो हैं, सेल परचेज करें, ऑफर एक्सेप्टेंस करें, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी हमारे अंदर है जो हम दोनों को बाउंड करके रखेगी, जो हम दोनों को लिमिट लगा के रखेगी, उसे हम लॉ का नाम देते हैं, उसे हम लॉ कहते हैं। तो लीगल रिलेशनशिप एक मेन पॉइंट है आपका जिसे आपने इग्नोर नहीं करना। अब इसमें आप देखें, एक हम केस का डिस्कस करते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, आप लॉयर्स हैं, फ्यूचर के एडवोकेट्स हैं, तो आपने जो भी चीज़ बतानी है आपने उसमें आर्गूमेंट्स देने हैं। अगर आपने टॉप करना है, मेरी जितनी वीडियोस हैं वो टॉप वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप देखें और इन चीज़ों को कॉपी करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपने जिस भी चीज़ को बताना है आपने आर्गूमेंट्स देने, और वकील जो कामयाब वकील है उसके आर्गूमेंट्स भी वकालत से ही होने चाहिए। उसकी आर्गूमेंट्स भी, ये जो किताबें हैं ना, इन्हीं से होने चाहिए, जर्नल से होने चाहिए, जो हमारे रसाले हैं, जो हमारे जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वहां से होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह लीगल रिलेशनशिप में एक केस आता है बेलफोर वर्सेस बेलफोर। ये बहुत नेम इजी सा है और नाम है तो आपको याद रहेगा। बेलफोर वर्सेस बेलफोर में हुआ ये था कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ था। हस्बैंड ने अपनी वाइफ से वादा किया कि 3 महीने तुम मेरे घर के काम करो, मेरा ख्याल करो, उसके बदले में मैं तुम्हें कोई टूर पे लेके जाऊंगा या तुम्हें मैं कोई अमाउंट दूंगा, पैसे गिफ्ट करूंगा या वट एवर, उसने जो भी किया। अब हुआ ये कि 3 महीने उस बीवी ने वो काम किए करके उसका ख्याल किया, लेकिन 3 महीने के बाद जब उसने उससे वो पैसे डिमांड किए कि भाई मुझे पैसे दो, जो टूर पे तुमने लेके अपना वादा पूरा करो, अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, तो शोहर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। अब बीवी वकील थी, वो कोर्ट में चली गई, उसने कहा कि मुझे कॉम्पनसेशन लेके दे, भाई इसने मेरे साथ ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी कि टूर पे लेके जाएगा, ये मुझे रिवॉर्ड देगा, लेकिन अब ये यहाँ से फिर रहा है, तो इसको मुझे आप कॉम्पनसेट करेंगे, इसको आप अलाउ करें कि ये मुझे इससे ये चीज़ें फोर्स करवाएं कि ये मुझे ये चीज़ पूरा करे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपका एग्रीमेंट है, लेकिन आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसमें आपने जो लीगल रिलेशन वाला, लीगल बाइंडिंग वाला बॉक्स था वो आपने फिल नहीं किया। अगर आप अपने उस एग्रीमेंट में उसको लिख लेते, या आप कोई गवाहान की मौजूदगी में कोई गवाह बना लेते, या आप कोई स्टाम्प लिख लेते, उसमें आप लिख लेते कि जो भी ब्रीचमेंट करता है हम उसको लॉ में लेके जाएंगे, कानून में उसमें कोर्ट में लेके जाएंगे, चैलेंज करेंगे, तो फिर कोर्ट इस काबिल थी कि आपको कॉम्पनसेशन अवार्ड करती है। लेकिन आपका ये जो मामला है ये टोटली पर्सनल है, हस्बैंड वाइफ का आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको लॉ इन्फोर्स नहीं करवा सकता। आप अपने तरह से इस मामले को देख लें। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपका जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने कल को कोर्ट में लेके जाना है, चैलेंज करना है, उस चीज़ को इन्फोर्समेंट करवानी है, तो आपको जो लीगल रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने ये नाम से याद रखना है, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। हमने पढ़ा कि एक मेन एसेंशियल है, इस पर स्टार लगा देते हैं, ये वो एसेंशियल्स है जो कि आपके लॉ में बताए गए हैं। बाकी भी हैं, बाकी तो ये अंडरस्टूड सी बात है, लॉ ने उसे एड्रेस नहीं किया, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन जो लॉ वाले हैं उनको आपने अच्छे से एलैबोरेट करना है। तो ये पहली चीज आपकी आ गई लॉफुल कंसिडरेशन वाली, जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, 3 वाला एसेंशियल जो था। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, पहले भी आपको ये चीज मैंने बताई हुई है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदल,
बदल यानी कि रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी कि अवार्ड, अवार्ड यानी कि इनाम, इनाम यानी कि कोई भी सिला, कोई भी सर्विस, कोई भी लव एंड अफेक्शन, कोई भी चीज जो आपको इन रिटर्न मिले। आप कोई काम करते हैं, इन रिटर्न जो आपको चीज मिलेगी उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। मैंने आपको मार्कर सेल किया है ना, आप मुझे उसके रिटर्न में क्या दे रहे हैं, 10 रुपए, तो ये प्राइस है, मनी है, इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। आप कहते हैं कि भाई तुम मुझे मार्कर दे दो, मैं कल तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगा, या कल मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा ऑफिस संभालूंगा। आप मुझे एक सर्विस दे रहे हैं, एक काम दे रहे हैं, इसको भी हम कंसिडरेशन कहते हैं। आप कहते हैं कि तुम मुझे ये मार्कर दे दो, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, तो इसे भी हम कंसिडरेशन कहते हैं। इन तमाम चीजों को हम कंसिडरेशन कहते हैं बदल। लेकिन ये बदल अगर लॉफुल होगा तो फिर आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर आपके एग्रीमेंट को कानून इन्फोर्स करेगा। जब कानून की इन्फोर्समेंट मिलेगी तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि आपकी कंसिडरेशन अगर लॉफुल नहीं है तो कानून आपको बिल्कुल भी कॉम्पनसेशन नहीं अवार्ड करेगा। अब इसमें आप देखें, इसमें एक केसला आता है, केसला ग्रीन मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको चीजें याद रहे। लॉफुल कंसिडरेशन में आपका केसला आता है, इधर लिखते हैं, अलेक्जेंडर वर्सेस रेसन, अलेक्जेंडर वर्सेस रेसन, RAYSON। इस केसला में ये हुआ था कि दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रही क्योंकि लॉ ने उसे इन्फोर्स नहीं किया था, उसे मैं एग्रीमेंट कह रही हूँ। दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया कि अगर हम ये काम करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो फलां कंपनी है उसको फ्रॉड होगा या उसको नुकसान होगा, कुछ हिस्सा मिली जुली उन्होंने भगत बनाई। अब इस चीज में हुआ ये कि उस एग्रीमेंट को कानून ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया कि ये वॉइड है, इसको कानून इन्फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो कंसिडरेशन है, जो बदल है, एज अ रिजल्ट जो चीज निकल रही है, इन रिटर्न जो चीज निकल रही है, वो किसी कंपनी को फ्रॉड हो रहा है, किसी कंपनी को धोखा हो रहा है, कोई कंपनी लॉस में जा रही है, इंटेंशन आपकी एवल है, आपने क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट किया है, इसके जो नतायज हैं वो आपके एग्रीमेंट को मिल रहे हैं, तो आपका ये जो कानून है, आपका ये जो एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इससे ये चीज़ हमें जाहिर होती है। फिर से आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के रिजल्ट में किसी पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है तो ये भी आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन है, इसको भी कानून कभी भी एग्रीमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं देगा, लॉ कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा, आपको कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं करेगा। इससे फिर ये चीज़ समझ आई कि हमें एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एग्रीमेंट को अगर हमने लॉ के इन्फोर्समेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमारा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी कि हलाल चीज़ पे आपका जो रिटर्न है, इन रिटर्न जो बदल है, जो आप इन रिटर्न किसी को दे रहे हैं, रिवार्ड है, अवार्ड है, अजर है, सिला है, इनाम है, जो भी है, वो आपका लॉफुल होना चाहिए, लॉ उसे रिकॉग्नाइज करे, इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अगेन आप देखें, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे भी स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये भी लॉ में चीज बताई गई है। ये देखिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी आपने अच्छे से एलैबोरेट करना है। और उसके बाद एक और चीज है कि लॉफुल कंसिडरेशन का जो जिक्र है ना, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, ये सेक्शन 23 में बताया गया है, सेक्शन 23 में, इसमें इसके ऊपर डिटेल बताएगा। और ये लैदा से भी क्वेश्चन है, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 23 से डील करता है। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है कि पार्टीज की कैपेबिलिटी, पार्टीज की एबलनेस, पार्टीज की जो मेंटल है या उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। अब लॉ ने क्या कैपेसिटी मेजर की है, लॉ ने क्या कैपेसिटी प्रेस्क्राइब की है, उसको हम एलैबोरेट करेंगे। इसमें जो आपका सेक्शन आता है वो सेक्शन 11 है और सेक्शन 12 है, दो सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, हम बेयर लिखते हैं यहाँ पर ये कहा गया है कि एवरी पर्सन, हर इंसान, इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहल है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या, अब रिक्वायरमेंट्स की बात करेगा, अगर ही इज मेजर, अगर वो मेजर है, अगर उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और अगर वो साउंड माइंडेड है। ये तीन चीजों की बात करता है वो। आपने बस तीन चीजें याद रखनी है, पूरा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में सेक्शन 11 क्या चीज बताता है कि सारी पार्टीज, कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैपेबल है, कैपेसिटेंट है, अगर वो मेजर है। मेजर से मुराद क्या है, बालिग है।
18 साल का है, ठीक है। कानून ने 18 साल, मेजॉरिटी एक्ट जो 1875 का है, इधर आप देखें, हमारा एक मेजॉरिटी एक्ट है इसका 1875 में आया था। वो ये बात बताता है कि हर वो इंसान मेजर है जिसकी उम्र 18 साल है। जो 18 साल का है वो क्या है, मेजर है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो साउंड माइंडेड है। साउंड माइंडेड यानी कि उसका दिमाग ठीक है, उसको कोई फिट्स नहीं पड़ते, उसको कोई इंटरवल्स नहीं आते, वो उसे बेहोशी या पागलपन के दौरे नहीं पड़ते, वो बंदा साउंड माइंडेड। जो शऊर रखता है, जिसको चीज़ों की समझ है, जिसको लॉ का पता है, जिसको इतना पता है कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है, कैपेसिटी क्या होती है, मैंने कंसिडरेशन कैसे लेनी है, मैंने एक्सेप्टेंस कैसे शो करनी है, रेवोकेशन कैसे करनी है, सारी लीगल चीज़ों का जिसे पता है उसे हम साउंड माइंडेड पर्सन कहते हैं। तो वो बंदा अहल है। नंबर 3 रहता है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इसको आपने एलैबोरेट करना है, लॉ को कौन डिस्क्वालीफाई करता है, क्या मतलब है इसका, ये टर्म जिसने लिखी है। लॉ की डिस्क्वालिफिकेशन से मुराद ये है कि हर वो इंसान जो कि कॉन्विक्ट है, जिसको सजा हो गई है, अब वो मैटर नहीं करता कि उसको सजा डेथ पेनल्टी हुई है या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है या उसको चंद माह की इम्प्रिजनमेंट हुई है, इन तमाम चीज़ों में अगर कुछ भी उसको हुआ है, वो कॉन्विक्ट है, वो कोई नया एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि वो जिसको कानून कहता है कि ये बिल्कुल ही बाहर है, एलियन एनिमी फॉर एग्जांपल हो गए, जिसके साथ आप वॉर की कंडीशन में हैं, वो भी कैपेसिटेंट नहीं है कि वो आपके साथ कोई एग्रीमेंट करे। इस तरह डिफरेंट चीज़ें इलैबोरेट की गई हैं। कैपेसिटी वाला आपका ज़्यादा से भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये चीज़ें आपने 3 चीज़ें आपने इलैबोरेट करनी है कि वो पर्सन जो मेजर है, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जो साउंड माइंडेड है, उस 3 चीज़ें पूरी होंगी तो फिर वो बंदा कैपेसिटेंट है, कैपेबल है, वो एबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। ये चीज़ इलैबोरेट हो गई। उसके बाद फिर आता है फ्री कॉन्सेंट, ये भी बताया गया। फ्री कॉन्सेंट से मुराद ये है कि इसमें जो सेक्शन आपका आता है वो है सेक्शन 14, 13 भी है, 14 भी है, 15, 17, 18, 19 ये सब आते हैं, लेकिन जो मेन है ना वो 14 है। 14 में ये इलैबोरेट किया गया है कि आपकी कॉन्सेंट फ्री कब होगी। इसमें ये बताया गया है कि पर्सन की कॉन्सेंट को हम कहते हैं कि इसकी कॉन्सेंट फ्री है अगर उसमें ये फॉलोइंग चीज़ें मौजूद नहीं है। और वो फॉलोइंग चीज़ें क्या है, उन फॉलोइंग चीज़ों में आपकी चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है फ्रॉड, उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद है आपकी मिस्टेक, और उसके बाद है कोएरियन। यानी कि अगर इंसान से कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, लेकिन वो साइन के पीछे जो कहानी है, उन कहानी में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, उससे कोई फ्रॉड किया गया था, उसे कुछ बताया गया था, रियलिटी कुछ थी, उसे कहा गया था हमारी ज़मीन बिल्कुल ठीक है तो फिर तुम खरीदो, उसने जब साइन किया बाद में पता चलता है वो ज़मीन में बहुत सारा पानी है या वो ज़मीन डिफेक्टिव है या उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो फ्रॉड से उसकी कॉन्सेंट ली गई है। ऐसी कॉन्सेंट को हम फ्री कॉन्सेंट नहीं कहते। ऐसी कॉन्सेंट जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन है, बताया कुछ गया है, चीज़ें कुछ और थी, आधी बात बताई गई है, वो भी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट नहीं है। ऐसी कॉन्सेंट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से मुराद होता है ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में होता है। फ्यूडिशरी रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ता या फिर बहुत क्लोजेस्ट रिश्ता, जैसे कि माँ बाप का है, माँ बाप का बच्चों के साथ है, उस्ताद शागिर्द का है, या आपका कोई बहुत क्लोज जो फ्रेंड है उसके साथ है। इस रिलेशन को गलत यूज करते हुए कोई आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं वो माँ बाप को ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे कोई प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेते हैं, तो इसमें उनकी जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस से आके उसको साइन करवाए गए एग्रीमेंट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे एग्रीमेंट को लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करवाएगा। फिर उसके बाद ऐसी कॉन्सेंट जो आपकी मिस्टेक से, गलती से ली गई है, आपको नहीं पता चला कैसे उसने आपके अंगूठे लगवा लिए, तो ये भी आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। ऐसी कॉन्सेंट जो कि कोरियन से प्रेशर डाल के आपके ऊपर कोई धमकी दे के आपको कत्ल करने की धमकी, घर वालों को डकैती, ये सब चीज़ें, तो फिर आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। अगर कोई कॉन्सेंट इन तमाम चीज़ों से पाक होगी, मुबर्रा होगी, तो फिर लॉ जो है आपके एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाएगा, फिर आपको कॉम्पनसेशन वगैरह वो अवॉर्ड करेगा, फिर आप कहेंगे मेरी कॉन्सेंट फ्री है। इन सबको एलैबोरेट करना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें भी आपका सेक्शन 23 आता है।
सेक्शन 23 कंसिडरेशन की बात भी करता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात भी करता है। सेक्शन 23 में वो कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ने एनफोर्स करना है उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप वो अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लॉफुल हो। यानी कि आप शराब के मामले पर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ कभी भी इस चीज को एनफोर्स नहीं करवाएगा। अब इसमें आप देखें, इसमें एक आपका केस ला आता है, नहीं बल्कि वो इसमें केस ना नहीं है, वो बाद में आपका एलैबोरेट होगा। इसको आप लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट में आप सिंपली एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा ड्रिंकिंग पे कोई भी एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है या कोई ऐसी चीज पे करता है जिसको लॉ ने अलाउ नहीं किया, तो वो फिर आपकी नल एंड वाइड होगा, कानून कभी भी उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नॉट डिक्लेयर वॉइड, लास्ट वाला नॉट डिक्लेयर वॉइड में आपका जो सेक्शन है वो 24 से लेकर 30 तक है। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक आपके जो सेक्शंस है वो डिक्लेयर डील करते हैं नॉट डिक्लेयर वॉइड के साथ। इसमें ये चीज बताई गई है कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिरे से ही आपके इलीगल हैं, सिरे से ही आपके अनलॉफुल हैं, उन्हें हम वॉइड कहते हैं, उनको लॉ कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। अब इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ, वैसे ये अलग से भी एक क्वेश्चन है। इसमें आते हैं वो तमाम एग्रीमेंट्स जो कि रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में हैं, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में है, ऐसी चीज पे है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसी चीज है जो कि इलीगल है, ऐसी चीज है जो कि इम्पॉसिबल है, वो तमाम है ईटीसी, वो तमाम चीजें आपकी वॉइड हैं, उनको कभी भी आप वहां से अगर बेस पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो लॉ कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। अब इसमें आप देखें रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो राइट्स जो आप बचपन से ही, जैसे ही पैदा होते हैं आप एंटाइटल्ड होते हैं, वो राइट आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई लॉ आपको राइट यूज करने से मना नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट्स हैं जो आपके इन फंडामेंटल राइट को हिट कर रहे हैं, आपके इन फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को कानून कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को कानून कहेगा कि ये सिरे से ही नल एंड वॉइड है। एक लैटिन फ्रेज है जो मैं बार बार यूज करती हूँ, नल एंड वॉइड, यानी कि ऐसी चीज जो सिरे से ही गलत हो, जो चीज सिरे से ही गलत है उसका लिए लैटिन फ्रेज यूज करते हैं नल एंड वॉइड। ठीक है, ये आप जजमेंट्स जब पढ़ेंगे ना उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स जो फंडामेंटल राइट की अंदर हिट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको आप कानून कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा। उसमें आप देखें, आपका जो मैरिज करने का हक है, फैमिली बनाने का हक है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई इंसान उसमें रेस्ट्रेंट काज करेगा, उसमें रुकावट बनेगा, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है, आपका ये राइट है कि आप किसी भी जगह जाकर ट्रेड करें, बिजनेस करें, लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें आपको उस ट्रेड में हर्डल कास्ट की जा रही है, हिंड्रेंस कास्ट की जा रही है, आपको वो चीज इन्फोर्स नहीं करवाने दिया जा रहा, तो वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड होगा। ऐसा है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपकी पब्लिक पीस से अगेंस्ट आ रहा है, तो वो भी वॉइड है। अगर कोई इलीगल चीज पे है, कोई इम्पॉसिबल चीज पे है, तो वो भी सब चीजें आपके एग्रीमेंट सारे वॉइड है। ये चीज आ गई। उसके बाद आता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब ये जो इलेबोरेट सेक्शन वाले वो हमने सारे इलेबोरेट करे, इसके अलावा भी कुछ हैं एसेंशियल्स आपके। उसके बाद आता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। जब भी आपने एग्रीमेंट करना है, अगर आपने उसके लॉ की इन्फोर्समेंट चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल सर्टेन फॉर्म में, बिल्कुल खुले खुला लिखें, सामने वाजिया करें मुदल्लल जामिया अल्फाज में कि हमारी ये टर्म्स हैं, ये हमने सेल की, ये परचेज की, इसका मामला ये हुआ, ये चीज़ें सेटल डाउन हुई। अगर आप कॉम्प्लेक्स वे में कुनाया यूज़ करके, तशबीह यूज़ करके अपने एग्रीमेंट्स को बनाएंगे, ऐसे एग्रीमेंट को कानून को समझ नहीं आएगी, लॉ को समझ नहीं आएगी, कोर्ट्स उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। तो इसमें फिर आपका केस लाता है जो मैं ऊपर लिखने लगी थी, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, मोहम्मद शाफी वर्सेस इसहाक। इस केसला में ये हुआ था कि दो पार्टीज ने अपना एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट की जब वायोलेशन हुई, जब वो कोर्ट में एग्रीमेंट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जब पढ़ा गया तो उसमें जो चीजें थी, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज थी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, वो सर्टेन नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी।
तो कोर्ट ने फिर यहाँ पर ये किया कि आपका एग्रीमेंट हम इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सर्टेन नहीं है। तो फिर यहाँ से हमें ये चीज़ प्रूव होती है कि आपने जब भी एग्रीमेंट करना है आपने चीज़ों को बहुत खुला और बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपके एग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस होंगी वो इस तरह से आपने लिखनी है कि उनकी पॉसिबिलिटी हो कि अगला पर्सन उसको परफॉर्म कर सके। अगर आप टोटली फिक्शियस बेस पे मूवीज की तरह ड्रामास की तरह उसके अंदर कंडीशंस इनपुट कर देंगे तो उसमें कोई भी इन्फोर्स नहीं करवा सकता, लॉ इन्फोर्स करवा सकेगा, ना ही अगली पार्टी उसको पूरा कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे हम एग्रीमेंट में, ये चीजें इम्पॉसिबल हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे एग्रीमेंट को लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करेगा। एंड वाला आपका टॉपिक आता है रजिस्टर्ड। आपने जब भी कोई एग्रीमेंट को लॉ की इन्फोर्समेंट देनी है या उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके जो ये मैं कह रही हूँ जो बहुत कॉमन है, आप सबकी समझ में भी आएगी। आपका सेल परचेज का मामला होता है ज़मीन के हवाले से। आप बताते हैं फ़लाँ खेवट नंबर में, फ़लाँ खतौरी नंबर में, फ़लाँ हसरा नंबर में मेरी फ़लाँ ज़मीन है इतने कनाल की, इतने मरले की, वो मैं फ़लाँ बंदे को, मिस्टर बी को डिलीवर करने वाला हूँ या उसको मैंने सेल करनी है, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, या फिर हमने इतने पैसों में 3 लाख में 4 लाख में हमने ये सेल किया। तो आपको चाहिए कि आप उस एग्रीमेंट को स्टाम्प पेपर पर रजिस्टर करवा के आएँ। या अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो आप उसकी रजिस्ट्री करवाएं कि ये ज़मीन आप मेरे नाम है, ताकि आपका वो जो क्या उसे कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें आपका नाम है, टाइटल आपका शो नहीं तो कल को डिफेक्टिव टाइटल होगा अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे। तो कानून ने ये सब चीज़ें आपकी आसानी के लिए रखी हैं। तो इसी तरह हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 17 है किसका, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। वो यही बात बताता है कि अगर आपने लॉ की बाइंडिंग चाहिए, अगर आपने किसी भी एग्रीमेंट में लीगली बाइंडिंग टर्म्स लेके आनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाएं, नोटरी पब्लिक के पास जाके अटेस्ट करवाएं। वो पढ़ेगा आपकी चीज़ों को, वो देखेगा ये आपने जो टर्म्स लिखी हैं वो सर्टेन है कि नहीं, वो पॉसिबल है कि नहीं, कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, वो टेस्ट करके देगा। फिर आप रजिस्ट्रार के पास जाए और उससे जाकर अपनी रजिस्टर करवाएं अपने एग्रीमेंट को, तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है उसको लॉ इन्फोर्स करेगा। तो ये आपका ये टोटल था क्वेश्चन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सवाल ये बहुत इजी है। अगर आपने बिल्कुल माइनर लेवल का करना है जस्ट फॉर द पासिंग एग्जाम्स, तो उसके लिए आप जस्ट इतना करें, एक मीनिंग याद करें, एक डेफिनेशन याद करें, मीनिंग करें, डेफिनेशन याद करें, सेक्शन 10 याद रखें कि 10 में ये चीज़ बताई गई है, और 4 इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें बस। फ्री कॉन्सेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है। इन 5 चीज़ों को एलैबोरेट कर देंगे, एग्जामिनर आपको पास कर देगा क्योंकि ये टोटली रेलिवेंट आंसर है। और अगर आपकी इरादा ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करें, आप अपने जो आपका जो गुजरांवाला डिवीजन है उसमें आप टॉप करें, आप अपने कॉलेज में टॉप करें, फर्स्ट पोजीशन पे आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, कुछ चेक वगैरह रिसीव करें, या इस तरह के आपको फेम का शौक है, आपको अपनी टीचर बनना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए फिर आप सारी चीज़ें लिखें। उसके लिए आप लिखें पहले इंट्रोडक्शन क्या है, रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, क्रॉस रेफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो सेक्शन है हमारा रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट का 1872 का, वो कैसे इलेबोरेट करते हैं, वो पूरे का पूरा सेक्शन लिखे जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ तक, वो लिखें। फिर आप उसमें से बताएं कि फ्रेज क्या है, अगर आपका फ्रेज वाला सवाल है फ्रेज बताएं। फिर आप बताएं कि आप उस सेक्शन में से एसेंशियल्स क्या है, पहले आप इनको इलेबोरेट करें। फ्री कॉन्सेंट क्या है, उसमें ये चीज़ें आएंगी सारी, फ्रॉड, इन सबको एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में, आपका कम से कम एक एक पेज पे एक एसेंशियल जाएगा, उसको एलैबोरेट करें। फिर बताएं कॉम्पिटेंसी क्या है, उसमें आपने ये चीज़ बतानी है, अगर मेजर है, लॉफुल, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, साउंड माइंडेड है। फिर आप बताएं लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, उसमें आपका केस लॉ बहुत अच्छा है, अलेक्जेंडर वर्सेस रेसन का, जिन्होंने फ्रॉड करने के लिए एग्रीमेंट किया था तो लॉ ने कहा कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद बताएं लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में आपने बताना है सिंपल का शराब वगैरह पे एग्रीमेंट हुआ तो वो लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता, सेक्शन का हवाला दें 23 में ये बात की गई है। फिर आप बताएं कि वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है, वो आपको 24 से लेकर 30 तक है, उसमें बताइए कुछ एग्जांपल्स दें, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का है, इम्पॉसिबल इवेंट पे है, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस पे है, इलीगल है। इन चीज़ों को एलैबोरेट करें। एलैबोरेट करने के बाद थोड़ा बहुत ये बताएं कि जो फंडामेंटल राइट्स में हिट कर रहा है वो फंडामेंटल राइट्स जो आपके 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से 28 तक बताए गए हैं उसको एलैबोरेट करें। फिर आप बताएं इसके अलावा भी एसेंशियल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, वो क्या है बताएं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, पार्टीज की प्रेजेंस होगी, उनका कंसेंसस होगा, उनकी मुत्तफिका राय होगी, उनका लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। केसला से बताएं बेलफोर वर्सेस बेलफोर हस्बैंड वाइफ का जो केस था उसमें बताएं उनका लीगल रिलेशन हो गया। फिर उसके बाद आपने बताना है
कि वो सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, चीज़ों को खुला खुला लिखे, जामिया अल्फाज में लिखे, उसमें आप केस लॉ लिखे मोहम्मद शाफी वर्सेस इसहाक का। उसके बाद आप बताएं कि पॉसिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस की, अगली पार्टी कैपेबल होकर परफॉर्म कर सके एग्रीमेंट को। उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना, रजिस्टर में आपको रेफरेंस लिखे कि सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन जब आप करेंगे तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके कंक्लूजन का पैराग्राफ बनाएंगे। सवाल फिर से आपको बता रही हूँ, सवाल कोई वो घुमा के नहीं पूछता। सवाल उसने 2020 के एनुअल में जस्ट इतना पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन में एसेंशियल्स क्या है, इनको एलेबोरेट करें। एक पेपर में उसने इस पूरे सेक्शन को लिख दिया है यहाँ तक और उसने कहा इसे एक्सप्लेन करें। एक उसके बाद टोटली रेगुलरली 15, 16, 17, 18, 19, 20 में रेगुलरली ये सवाल रिपीट होता है, हर पेपर में ये सवाल होता है क्योंकि ये बेस पॉइंट है। एग्जामिनर ने चेक करना होता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स का नहीं पता तो आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने ये सवाल नहीं किया तो आप शायद कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकेंगे। तो आपने रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, सिंपल में पूछते हैं एसेंशियल्स बताएं कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, किन चीज़ों को मुकम्मल करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपने पूरे का पूरा सवाल जो है वो इलेबोरेट कर देना, केस लॉज के साथ, एग्जांपल्स के साथ, रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शंस के साथ। सेक्शंस की नंबरिंग जरूर लिखें, अंदर फ्रेजेस लिखें, अंदर जो केस और रेलिवेंट है वो लिखें, कंक्लूजन लिखें। आपका ये मेरे ख्याल में 10 to 11 पेजेस का क्वेश्चन जाएगा। अच्छी हेडिंग के साथ लिखें, प्रेजेंटेशन अपनी बनाई, राइटिंग अपनी अच्छी रखें, साफ साफ पेपर करें। तो ये मैं इंशाल्लाह वज़ल अगर आपका 2024 वाले एग्जाम पेपर में या उसके बाद जो वीडियोस चलेंगी 2025 में, 6 में ऑनवर्ड, फ्यूचर में कभी भी आपका इस बार पेपर में अगर आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक ही सारे का सारा अटैम्प्ट किया तो मैं आपको 110% श्योरिटी देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपके एग्जाम में ये सवाल टॉप लेवल का अटैम्प्ट भी होगा और उसके जो मार्क्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप खुद भी ये बात रियलाइज कर सकते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें आपने एलेबोरेट करनी है, वकीलों की तरह वकीलों वाली किताबों से, वकीलों वाले प्रेसिडेंट से आपने अपने आर्गूमेंट्स देने हैं, अपने चीज़ों को परसुएसिव बनाना है, तो कोई भी एग्जामिनर इतना पागल तो नहीं होता कि चीज़ें समझ आ रही हैं, रेलिवेंट प्रोविजन समझ आ रही है, आपको मार्क्स कम दे। तो इस सवाल को अच्छे तरीके से तैयार करें और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ट्राई बेस्ट करूँगी कि आपको इसकी आंसर दूँ। और बाकी एक ही चीज़ें मेरी PDF में भी मौजूद है, नोट्स मेरे, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर के लिए जूम करें, देख लें आप चीज़ें। अगर आपने कुछ नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू।